नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज़ का अगला पार्ट। जिन्होंने अभी तक पहले की टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी है और उनका एग्ज़ाम है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये पंचप्रयाग मैंने 2-3 बार पढ़ा दिए हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी हमने कराए हैं। इससे पहले जो चमोली वाली डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ थी, है ना, जिला सीरीज़ में पढ़ाया था मैंने। और परीक्षावाणी की जो सीरीज़ है उसमें भी क्लास में पढ़ाया था मैंने। देखिए फ्रेंड, अगर हम पंचप्रयागों की बात करें, वैसे तो मैंने कहा था सबसे ऊपर केशव प्रयाग है ना, केशव प्रयाग। बट इसको पंचप्रयागों में शामिल नहीं किया गया है। केशव प्रयाग में अलकनंदा अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है, ये मैंने बताया था। ये पंचप्रयागों में शामिल नहीं है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले है ऊपर से विष्णुप्रयाग, है ना, विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा प्लस धौलीगंगा का संगम होता है। उसके बाद आता है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी का संगम होता है ना। उसके बाद जो तीसरा है क्रम में ऊपर से नीचे की ओर, कर्णप्रयाग, है ना। कर्णप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा प्लस पिंडर या फिर कर्णगंगा। पिंडर का अन्य नाम कर्णगंगा है, इनका संगम होता है। तो ये तीन तो हैं चमोली के अंदर। और जो चौथा है वो रुद्रप्रयाग में है ना। रुद्रप्रयाग का संगम होता है तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, जो केदारनाथ से आती है। उसके बाद जो पांचवा है और सबसे मुख्य है, वो कौन सा है? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग कहाँ पर है? टिहरी के अंदर है। यहाँ पर किसका संगम होता है? भागीरथी प्लस अलकनंदा। तो यहाँ से गंगा का निर्माण होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सबसे पहले जो चमोली में 3 प्रयाग हैं, उसके बाद एक प्रयाग रुद्रप्रयाग में है, और लास्ट वाला जो पांचवा देवप्रयाग है वो टिहरी के अंदर स्थित है। तो यानी कि चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 पर्वों में से उत्तरांचल में संतान कल्याण के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, जो संतान कल्याण के लिए है वो मुख्यतः जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है, और जिसे कहते हैं भिरौली पर्व। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भिरौली। अगर हम बात करें सारा पर्व, तो सारा पर्व गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो गढ़वाल में बीमारी से बचने के लिए, है ना। बीमारी से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सारा पर्व मनाया जाता है। कहाँ पर? तो गढ़वाल के अंदर। अगर हरेला की बात करें तो हरेला पर्व 16 जुलाई को मनाया जाता है ना। और खतुड़वा त्यौहार ये 17 सितंबर को पिथौरागढ़ के अंदर मनाया जाता है। खतुड़वा त्यौहार ये पशुओं से संबंधित त्यौहार है, पशुओं से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है गढ़वाल राज वंशावली, कवि देवराज, बिल्कुल सुमेलित है। गढ़वाल पेंटिंग, वी आर्चर, ये भी सही है। फूलकंडी, योगेंद्र महेंद्रपुरी, तो ये भी सही है। गढ़वाल भूगोल, हरकृष्ण रतूड़ी, तो ये गलत हो जाएगा। गढ़वाल भूगोल किसका है? हरिदत्त शास्त्री, हरिदत्त शास्त्री, है ना। हरिदत्त शास्त्री या हरिदत्त शर्मा, जो सुदर्शन शाह के दरबारी कवि हुए हैं। और ये गढ़वाल पेंटिंग है, एक तो मुकुंदीलाल की है, दूसरी वी आर्चर की है। तो वी आर्चर की इंग्लिश में है, जबकि बैरिस्टर मुकुंदीलाल की हिंदी में है। तो दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण उत्सव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड, अगर रामायण की बात करें, ये चमोली जनपद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला एक उत्सव है ना। इसमें अगर मुखौटों की बात करें तो 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और टोटल जो मुखौटे होते हैं, कुल कितने होते हैं? 18 मुखौटे होते हैं, जिसमें स्थानीय लोग और गोरखों के बीच मलमाल युद्ध का भी वर्णन किया जाता है। इस टाइप से मोर मोरयान नृत्य भी होता है ना। गुरु जोगी का हास्य नृत्य भी होता है। इस टाइप से हमने पहले भी पढ़ा था। तो इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2009। अगर हम बात करें 7 दिसंबर 2017, तो इस दिन कुंभ मेले को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो कुंभ मेला 7 दिसंबर 2017। और 14 जुलाई 2005 को तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल किया गया। कब किया गया? तो 14 जुलाई 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको कौन देता है? फिलीपींस सरकार, है ना। जो एशियन कंट्री है फिलीपींस, फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में, है ना। फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में ये दिया जाता है। और इसका अन्य नाम की बात करें तो इसको कहते हैं एशिया का नोबेल। कभी प्रश्न आया एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। इसको प्राप्त करने वाले यहाँ पर मुख्यतः 2 हैं जो उत्तराखंड से संबंधित है। तो एक तो हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको 1982 में ये पुरस्कार दिया गया। दूसरे हैं दीप जोशी, इनको 2009 में ये पुरस्कार दिया गया। तो दोनों आपको याद रखने हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में, दीप जोशी को 2009 में। दीप जोशी को ग्रामीण संत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने झारखंड के अंदर जो जनजातियाँ थी उनके विकास में योगदान दिया है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो झारखंड में ग्रामीण संत या फिर ग्रामीण संत किसका उपनाम है? तो दीप जोशी का उपनाम है। और चंडी प्रसाद भट्ट सभी लोग जानते हैं, पर्यावरणविद रहे हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट है भाटा साटा गीत किस प्रकार का गीत है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड के जो लोक नृत्य है ना, और जो मेले हैं, इनके बारे में आयोग का विशेष फोकस है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें भाटा साटा गीत, तो भाटा साटा गीत एक मनोरंजन गीत है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मनोरंजन गीत। अगर मनोरंजन गीत की बात करें, इसमें और अन्य कौन कौन से हैं, एक तो लोरी गीत है, लोरी सुनाते हैं ना, तो मनोरंजन के लिए सुनाते हैं। दूसरा है हास्य व्यंग, हास्य व्यंग यानी कि हंसना और दूसरे पर व्यंग करना, ये भी मनोरंजन के लिए करते हैं। अगर हम बात करें देशभक्ति, वैसे तो देशभक्ति से बहुत सारे हैं, एक उत्तराखंड में जो प्रमुख है सिपहिया नृत्य है ना, सिपहिया गीत या नृत्य, ये देशभक्ति से संबंधित है। धार्मिक की बात करें तो कृष्ण संबंधी जो गीत हैं या फिर पांडवों की जो नृत्य हैं या गीत हैं, है ना, या फिर संध्या गीत है, तंत्र मंत्र से संबंधित जो गीत हैं, ये सारे किस में आएंगे, धार्मिक गीत में आएंगे, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है ऋतुगीत, तो ऋतुगीत क्या होते हैं, जैसे चैती हो गया, है ना, चौमासा हो गया, ये सारे ऋतुगीत हैं। फूलदेई हो गया, जब चैत्र मास आता है फूलदेई का जो गीत गाया जाता है ना, ये भी ऋतुगीत है। झुमेलो क्या है, ऋतुगीत है झुमेलो। तो इस टाइप से ही आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर चुनें। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला है सुकुंडा उत्सव, तो सुकुंडा उत्सव टिहरी के चंबा में मनाया जाता है, तो पहले का हो जाएगा 4 चंबा। जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है, काली और गोरी नदी के संगम पर पिथौरागढ़ के धारचूला में लगता है, तो दूसरे का 3 हो जाएगा। अगला है झकोली पर्व, इसके बारे में मैंने पहले वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी बताया था कि झकोली कौन थी, मासु देवता ने किसका वध किया था जिस कारण इसको मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर होता है, बाबर क्षेत्र, है ना, कुणा गाँव बताया था मैंने। बगवाल मेला, तो बगवाल मेला कहाँ लगता है, देवीधुरा में लगता है रक्षाबंधन के अवसर पर, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। देखिए फ्रेंड, 2011 की जनगणना की बात हो रही है और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात, वैसे तो सबसे अधिक किसका है, तो अल्मोड़ा का है ना। अल्मोड़ा का कितना है, तो 922 प्रति हज़ार, यानी कि 1000 मेल शिशुओं पर 922 फीमेल शिशु है, तो 922 अल्मोड़ा का सबसे ज़्यादा है। नॉर्मल में भी सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है अल्मोड़ा का है, कितना है, 1139 है ना। तो इसमें अल्मोड़ा तो है नहीं, तो जो दूसरे नंबर पर आएगा, तो दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर उत्तरकाशी के शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उत्तरकाशी में 916 है, 916 प्रति हज़ार, है ना, यानी कि 1000 मेल शिशुओं पर 916 फीमेल शिशु। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग का कितना है, तो 905 प्रति 1000, है ना। अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़ के अंदर है, 816 है, 816 प्रति 1000। और सबसे कम में दूसरा अगर बात करें तो वो चंपावत है, तो चंपावत में कितना है, 873, तो ये भी आपको याद रखना है, 873 प्रति 1000। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड, मोनाल पक्षी की बात करें तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है यानी कि राजकीय पक्षी है वो क्या है, मोनाल है ना। मोनाल, जिसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इनपीजेनस, ये भी आपको याद रखना है। और ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2500 से लेकर 5000 मीटर। अगर इनका प्रिय भोजन की बात करें तो मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, तो आलू है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 1500 से 4000 मीटर, तो राजकीय जो वृक्ष है यानी कि राज्य का जो राजकीय वृक्ष है बुरांस, बुरांस कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 1500 से 4000 मीटर, जिसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, है ना, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 3600 से 4400 मीटर, तो इतनी ऊंचाई पर कौन पाया जाता है, तो राज्य पशु, तो राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग, है ना, कस्तूरी मृग या फिर मस्कस क्राइसोगेस्टर, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 3600 से लेकर 4400 मीटर। और 4800 से 6000 की बात करें तो इस पर राज्य का जो पुष्प है यानी कि ब्रह्म कमल, है ना, ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर, जिसका वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अबुएलेटा, है ना, सुसोरिया अबुएलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। देखिए फ्रेंड, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं इनकी जिम्मेदारी हमेशा राज्य सरकार की होती है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार ही क्या करती है, ग्राम सभा का निर्माण करती है और गाँव के जो चुनाव हैं यानी कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं उनको कराने का दायित्व भी लेती है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कथन ए, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण आर है, राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। देखिए फ्रेंड, उत्तरांचल जो राज्य है
उसकी विधायिका में यानी कि उसके विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो टोटल 70 एमएलए चुन के जाते हैं, तो 70 सदस्य हो जाएंगे। और राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय यानी 2 सदन, एक तो विधानमंडल, दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद ये 2 हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो राज्य का जो सदन है एक सदनीय है, तो केवल यहाँ विधानसभा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, किंतु आर गलत है, क्योंकि राज्य में एक सदन है ना कि 2 सदन। देखिए फ्रेंड, अगर हम देश में द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदनों की बात करें, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो ऐसे 6 राज्य हैं टोटल। एक तो तेलंगाना है ना, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा यूपी है, पाँचवा बिहार है और छठवां कर्नाटक है। छठवां कर्नाटक हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा के अंदर है से किस जाति के निवास की पुष्टि होती है। देखिए फ्रेंड, हमने पहले भी पढ़ाया है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर है वहाँ कौन सी जाति निवास करती थी, जो महाभारतकालीन जाति है, कौन सी, तो यक्ष। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यक्ष जाति। अगर हम नाग की बात करें तो नाग की पुष्टि कहाँ से होती है, एक तो बेरी नाग, है ना। बेरी नाग मंदिर कहाँ है, पिथौरागढ़ के अंदर है। धौली नाग जो बागेश्वर में है ना। और जो पलेटी सूर्य मंदिर है तो कल्याण वर्मन का है, तो वहाँ से भी जो कल्याण वर्मन है वो नागवंश से संबंधित है ना। और नागों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, गणपति नाग का जो गोपेश्वर लेक है वहाँ से भी नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये तो नागों के संबंध में थे। और यक्ष की कहाँ से होती है, तो जाखन देवी अल्मोड़ा से प्राप्त होती है। अगर हम बात करें शक जाति, तो शक का कहाँ से पुष्टि होती है, अल्मोड़ा के अंदर जो कटारमल सूर्य मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। किसने बनाया था, तो राजा कटारमल ने बनाया था, तो यहीं से इनके निवास की पुष्टि होती है। ये 3-4 पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह भंडारी का संबंध किस खेल से है। देखिए फ्रेंड, जो पुष्कर सिंह भंडारी जी हैं ये सबसे पहले तो चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और इन्होंने भारतीय फुटबॉल में अपना योगदान दिया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल। अगर हम फुटबॉल के अन्य व्यक्तियों की बात करें, एक तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी हैं, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जिनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरे हैं राम बहादुर छेत्री जिनको चाइना वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनके साथ ही साथ एक और हैं प्रताप सिंह पटवाल, तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। अगर हम बात करें क्रिकेट, तो क्रिकेट से वैसे तो बहुत सारे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे स्नेहा राणा है, स्नेहा राणा ये क्रिकेट से है। और उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो तारा रावत, पौड़ी की हैं ये तारा रावत, तो ये भी क्रिकेट से हैं। आयुष बडोनी टिहरी जनपद से संबंधित है, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है ना। अगर हम बात करें बैडमिंटन, वैसे तो बैडमिंटन में भी बहुत सारे हैं, लक्ष्य सेन है, चिराग सेन है ना। बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट। इनके साथ साथ धीरेन्द्र कुमार सेन, तो ये भी किससे है, बैडमिंटन से है। धीरेन्द्र कुमार सेन को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। धीरेन्द्र कुमार सेन किस खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित हैं और 2020 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। कोच को दिया जाता है ना, तो उन्हीं को दिया गया है। अगर हम बात करें हॉकी से सभी लोग जानते हैं, हैट्रिक गर्ल कौन है, वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार का बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तुत किया। इसका कारण है, यह गैरसैंण में प्रस्तुत पहला बजट है जो 15 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया। देखिए फ्रेंड, गैरसैंण के अंदर पहली बार बजट पेश किया गया है। ये कब किया गया, तो 15 मार्च 2023 को पेश किया गया। और किसने ये पेश किया, तो वित्त मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण का भराड़ीसैंण भवन है ना, भराड़ीसैंण में जो भवन है वहाँ पर पहली बार बजट पेश किया है ना। तो इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नैनीताल के वनों को कब संरक्षित घोषित किया गया। संरक्षित यानी कि रिजर्व घोषित किया गया है ना, गाँव वालों को कम दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ज़्यादा रखे हैं, इसी की बात हो रही है। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बात करें सबसे पहले कुमाऊं के अंदर वन विभाग की स्थापना, तो कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है 1968 के अंदर और उसी के जस्ट 1 साल बाद गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है 1869 के अंदर। और इनका जो संरक्षक है यानी कि किसके अंडर में ये दिए जाते हैं, तो मेजर पियर्सन, ये भी आपको याद रखना है। मेजर पियर्सन को कुमाऊं और गढ़वाल के वनों का कार्यभार कब सौंपा गया, तो 1869 में। 1868 में कुमाऊं वन विभाग, 1869 में गढ़वाल वन विभाग और 69 में ये कार्यभार सौंपा मेजर पियर्सन को। और इसी के द्वारा 1879 जो हेनरी रैमजे थे उनके समय नैनीताल के वनों को संरक्षित घोषित किया गया, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1879। अगर हम बात करें 1931, तो कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कब किया गया, तो 1931 में किया गया।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर शिलालेख में किस कत्यूरी शासक का उल्लेख नहीं है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन में, हाँ या ना पूछ रहा है, तो यहाँ पर नहीं है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कत्यूरी वंश की स्थापना करता है वो बसंत करता है। और ये कहाँ उल्लेख किया गया है कि बसंत इसकी स्थापना करता है, तो जो भूदेव है, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख है ना, बागेश्वर शिलालेख में एक नाम मिलता है बसंत देव कि ये क्या करता है, कत्यूरी वंश की स्थापना करता है। और एक त्रिभुवन राजदेव हुए हैं, इनका भी जो बागेश्वर शिलालेख है वो भी बताता है कि बसंत देव क्या है, इनका आदि पुरुष है, यानी कि इनके वंश का संस्थापक है। तो इसका नाम भी मिलता है, इसका शिलालेख है, इसका भी शिलालेख है। तो जतपल देव का नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जतपल देव। अगर हम बात करें जतपल देव, ये भी कत्यूरी शासक हुए हैं, है ना। इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, कहाँ से, कुलसारी सूर्य मंदिर। कुलसारी सूर्य मंदिर, कुलसारी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो चमोली के अंदर स्थित है, जहाँ से जतपल देव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें कत्यूरियों के लिए कौन सा नाम दिया गया है, कातिउर। कातिउर ये शब्द कहाँ दिया गया है, तो जतपल देव का कुलसारी शिलालेख किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो कत्यूरियों के लिए कातिउर शब्द का प्रयोग हुआ है। जो मैं कनिष्ठ साहिब की क्लास पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये बताए थे, जो ये फैक्ट क्वेश्चन थे, है ना। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर कनिष्ठ साहिब की क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। भागीरथी और हत्याहारणी नदी का संगम मुखवा गांव के निकट होता है, ये सही है, क्योंकि मुखवा गांव जो गंगा का मायका है वहाँ पर किसका संगम है, भागीरथी के साथ हत्याहारणी का संगम होता है। दूसरा है, पूर्वी नयार नदी की मुख्य शाखाएं ढाईजुली घाट और शोली घाट का संगम पैठाणी के निकट होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि जो नयार नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनी है ना। ये नयार है और ये पश्चिमी नयार है, ये पूर्वी नयार है, और जो ये पूर्वी नयार है ये भी दो शाखाओं से मिलकर बनी है ना। तो एक पश्चिमी शाखा है जिसका नाम है शोली घाट, और इसकी जो पूर्वी शाखा है ढाईजुली घाट, है ना, ढाईजुली घाट। जब ये जहाँ पर मिलती है वहाँ का नाम है पैठाणी, है ना, पैठाणी। आगे आके जो ये पूर्वी नयार है पश्चिमी नयार से कहाँ पर मिलती है, तो सतपुली के निकट मिलती है ना। और ये सतपुली से ये मुख्य नयार नदी का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही है। अगला है, काली और सरयू का संगम पंचेश्वर में होता है, तो ये भी सही है। पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषिगंगा या फिर स्वर्णगंगा का संगम बद्रीनाथ के निकट होता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी धौलीगंगा है और ऋषिगंगा है इसका संगम कहाँ पर होता है, तो रैणी गांव के निकट ऋषिप्रयाग में, ऋषिप्रयाग में। जबकि बद्रीनाथ में किसका संगम होता है, एक तो अलकनंदा, दूसरा ऋषिगंगा सेकंड। ये वाली तो फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है। बद्रीनाथ में सेकंड का संगम होता है अलकनंदा से, जबकि पश्चिमी धौलीगंगा और ऋषिगंगा का संगम कहाँ पर होता है, तो ऋषिप्रयाग जो रैनी गांव के निकट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भराड़ी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो ये भराड़ी देवी मंदिर है ये नंदा राजात यात्रा के दौरान इस मंदिर में भी पूजा होती है। ये कहाँ पर स्थित है, तो कांसवा गांव चमोली में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सुई चंपावत, तो सुई का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत के अंदर स्थित है। लाखामंडल में सभी लोग जानते हैं महासू देवता का मंदिर है ना, महासू देवता। और सोमेश्वर, जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है तो वो सोमेश्वर अल्मोड़ा में है, सोमचंद ने बनवाया था, है ना, सोमचंद, राजा सोमचंद ने कौन सा मंदिर बनाया, तो सोमेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना मैंने बताया था कब होती है, 1983। जब मैं परीक्षा वाणी की क्लास पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था जो 3 वन्यजीव विहार है उनसे मिलकर इसकी स्थापना 1983 में होती है। वो 3 कौन कौन से हैं, एक तो चीला वन्यजीव विहार, दूसरा राजाजी वन्यजीव विहार और तीसरा मोतीचूर वन्यजीव विहार। इन 3 से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। तो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 820.42, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें 520.82, तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, कॉर्बेट। 624 किसका है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का है। और 2390 तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, ये देखना है कौन सा मेला सुमेलित नहीं है। पहला है थल मेला, थल मेला पिथौरागढ़ के थल में लगता है, वैशाखी के दिन लगता है, बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है, भाद्र शुक्ल पक्ष को लगता है, ये भी सही है। दंगल मेला ये पौड़ी में लगता है, महाशिवरात्रि को लगता है, ये भी सही है। गणनाथ मेला तो ये भी अल्मोड़ा में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। देखिए फ्रेंड, इस टाइप से जो मेले हैं, जो मुख्य मेले हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा मेला किस दिन आयोजित होता है ना। वैसे तो मेले सबने पढ़ लिए हैं, अब आयोग पूछ रहा है किस दिन लगता है, तो ये आपको याद होने चाहिए कौन सा मेला कब लगता है। जो मुख्य मेले हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।